गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आप प्रवर्तीय वन आपका लास्ट टॉपिक क्लियर हो चुका है। ठीक है, अभी जो आप करेंगे वो आपका है यहाँ पर वेलांचली व अनूपवन। भारत में विभिन्न प्रकार के आदर तथा अनूप आवास पाए जाते हैं। इसके 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वह आदर है। देखिए, भारत की यदि हम बात करें तो भारत के विभिन्न प्रकार के आदर तथा अनूप आवास पाए जाते हैं, जिसके 70% एरिया पे चावल की खेती की जाती है। 39 लाख हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो आदर है। उड़ीसा में चिल्का लेक, ठीक है, उड़ीसा में जो चिल्का लेक है बेटा, आपको ये भी याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वह चिल्का लेक है। ठीक है, चिल्का लेक कहाँ पर है? उड़ीसा स्टेट में है। भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आदर भूमियों के अधिवेशन के अंतर्गत रक्षित जल कुक्कुट आवास हैं। हमारे देश की आदर भूमि को 8 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। दक्षिण में दक्षिण पठार के जलाशय जो हैं, दक्षिणी पश्चिमी तटीय अक्षेत्र की लैगून हैं, वे अन्य आदर भूमि हैं। राजस्थान और गुजरात में जो कच्छ का खारे जल वाली भूमि है। गुजरात राजस्थान से पूर्व देखिए यहाँ पर गुजरात राजस्थान से पूर्व केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और मध्य प्रदेश की ताज़ा जल वाली झीलें व जलाशय। 4th पार्ट इसमें क्या है? भारत का जो पूर्वी तट है, ठीक है, जो आप कोस्टल रीजन है, ईस्टर्न साइड, पूर्वी साइड, उसका डेल्टाई आदर भूमि लैगून जो है, लैगून कौन सी? चिल्का लेक है यहाँ पर। 5th गंगा के मैदान में ताजे जल वाला कच्छ क्षेत्र और ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान व उत्तरी पूर्वी भारत और हिमालय के गिरिपथ के कच्छ एवं अनूप क्षेत्र। कश्मीर और लद्दाख की पर्वतीय जो झीलें हैं वे नदियां हैं। और यहाँ पर 8th पार्ट आपका कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की चापों के मैंग्रोव वन दूसरे आदर अक्षेत्र हैं। मैंग्रोव लवण कच्छ, ज्वारीय, संकरी, खांडी, पंख मैदानों और ज्वारनदमुख के तटीय क्षेत्रों में उगते हैं। इसमें बहुत से लवण से न प्रभावित होने वाले पेड़ पौधे होते हैं। बंधे जल वे ज्वारीय प्रवाह की संकरी खाड़ियों से आड़े तिरछे ये वन विभिन्न किस्म के पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं। भारत में मैंग्रोव वन जो हैं वह 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। जो विश्व के मैंग्रोव का कितना प्रतिशत है? 7% है। देखिए, कुल एरिया जो है वह 6740 वर्ग किलोमीटर है और पूरे विश्व का प्रतिशत क्षेत्र देखें तो वह 7% है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह व पश्चिमी बंगाल सुंदरवन डेल्टा में अत्यधिक विकसित है। अंडमान निकोबार आइलैंड का आपको पता है। और यहाँ पर यदि मैं सुंदरवन डेल्टा की बात करूँ तो यह सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, और कहाँ बनता है? बे ऑफ बंगाल के यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर मैंग्रोव वन जो है वह अत्यधिक विकसित है। इसके अलावा ये महानदी गोदावरी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कहा जाता है, या इसे दक्षिणी भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। इन वनों में बढ़ते अतिक्रमण के साथ इनका संरक्षण आवश्यक हो गया है। भारत में वन आवरण देख लेते हैं। राजस्व विभाग से प्राप्त जो आंकड़े हैं उनके अनुसार भारत के 23.8% जो एरिया है, ठीक है, आपसे अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन गया है कि भारत के कुल क्षेत्र पर कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं, तो वह है 23.28% क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि आंकड़ों के अनुसार वन क्षेत्र और वास्तविक वन जो है वह आवरण अलग अलग है। वन क्षेत्र राजस्व विभाग के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र है। देखिए, आंकड़ों के अनुसार देखिए तो वन क्षेत्र और वास्तविक वन आवरण जो है वह अलग अलग है। वन क्षेत्र जो है वह राजस्व विभाग के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र है, चाहे वहाँ वृक्ष हो या ना हो, जबकि वन आवरण प्राकृतिक वनस्पति का जो है वह झुरमुट है। और वास्तविक में
और वास्तविक रूप से वनों से ढका है। वन क्षेत्र राज्यों के राजस्व विभाग से प्राप्त होता है, जबकि वन आवरण की पहचान जो है वह वायु चित्रों तथा उपग्रह से प्राप्त होती है। देखिए यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि जो वन क्षेत्र है वह किसके द्वारा, जो राजस्व विभाग है इसके आंकड़े उसके द्वारा किए जाते हैं प्रदर्शित। जबकि वन आवरण की बात करें तो वन आवरण जो है वह सैटेलाइट्स के थ्रू जो इमेजेस आती हैं उनके थ्रू हमें पता चलता है। तो जो एग्जैक्ट जो हमें क्वांटिटी पता चलती है वो कहाँ से पता चलती है, वन आवरण से। वन क्षेत्र से एग्जैक्ट नहीं पता चलेगी। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2011 के अनुसार जो वास्तविक वन आवरण है, ठीक है, देखिए मैंने आपको क्लियर किया है कि वन आवरण के अकॉर्डिंग ही हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ ट्रीज़ पता चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो वन आवरण जो है वह कितने क्षेत्र पर है, 21.05% पे है। उनमें से 12.29% भाग में सघन वन है, वे 8.71% पर विवर्त वन पाए जाते हैं। वन क्षेत्र और वन आवरण दोनों में ही राज्यवार भिन्नता पाई जाती है। जहां लक्षद्वीप में वन क्षेत्र 0 है, वहीं अंडमान और निकोबार में 86.93% वन क्षेत्र के अधीन है। देखिए लक्षद्वीप में यदि वन क्षेत्र की मैं बात करूं तो वो 0% है, जबकि अंडमान और निकोबार में जो है वह मोस्टली एरिया जो है वह वनों के द्वारा कवर किया गया है। और जो कितना है यहाँ पर 86.93% है। 10% से भी कम वन क्षेत्र वाले राज्य मुख्य तौर पर देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में हैं। इनमें कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। दिल्ली सम्मिलित हैं, जहां के टोटल एरिया पर 10% से भी कम ट्रीज अवेलेबल मिलते हैं। गुजरात और राजस्थान, हरियाणा तो अर्धशुष्क इलाके हैं। पंजाब और हरियाणा के अधिकतर वनों को कृषि के लिए साफ कर दिया गया है। तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल उन राज्यों में से हैं जिनमें 10 से 20% भाग पर वन पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में दादरा और नगर हवेली, तमिलनाडु और गोवा को छोड़कर सभी शेष राज्यों में 20 से 30% वनों के अधीन है। उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करूं, जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो हमारे पूर्व में स्थित हैं, तो उनमें से 30% से भी अधिक भूमि पर वन पाए जाते हैं। पर्वतीय स्थलाकृति और अधिक वर्षा वन विकास के लिए उपयुक्त होती हैं। वन क्षेत्र की तरह वास्तविक वन आवरण में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में 9.5% से अंडमान निकोबार में 84.01% है। भारत में वनों की विवरण तालिका से यह स्पष्ट है कि 15 राज्यों में कुल भूमि के 33% से अधिक भाग पर वन पाए जाते हैं, जो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए एक आधारभूत आवश्यकता है। वास्तविक वन आवरण के अधीन क्षेत्र के आधार पर राज्यों को 4 प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। 4 प्रदेश कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। 4 प्रदेश देखिए, अधिक वन संकेंद्रण वाले एरिया, मध्यम वन वाले, कम वन वाले और अति कम वन वाले। अति कौन से हैं, जिनमें 10 से कम वाले 10 से 20, मध्यम वाले 20 से 40 और जहाँ पर 40% से भी ज़्यादा हैं वो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे वन संरक्षण। वनों को कैसे संरक्षित किया जाता है। वनों का जीवन और पर्यावरण के साथ जटिल संबंध है। वन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें बहुत आर्थिक व सामाजिक लाभ पहुँचाते हैं, अतः वनों के संरक्षण की मानवीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, मानवीय विकास यदि हम चाहते हैं तो उसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर वनों का विकास भी है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से हमारे आर्थिक व सामाजिक ढांचे को लाभ पहुंचाता है। फलस्वरूप भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति जो है वह 1952 में लागू की, जिसे 1988 में संशोधित किया गया था। देखिए वन संरक्षण नीति को कब अपनाया गया था, 1952 में अपनाया गया था, और यह वन संरक्षण नीति 1988 में संशोधित की गई थी। इस वन नीति के अनुसार सरकार जो है वह सतत पोषणीय प्रबंध पर बल देगी, जिसे एक और वन संसाधनों का संरक्षण एवं विकास किया जाए, दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा। इस वन नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य क्या है, देश में 33% भाग पर वन लगाना, जो राष्ट्रीय स्तर से 6% अधिक है। पहला क्या है यहाँ पर,
कि जो ये वन नीति जिसे संशोधित किया गया 1988 में, ठीक है, इसमें संशोधन के बाद क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई, इसमें इंक्लूड किया गया कि सबसे पहले देश के कुल 33% भाग पर वन लगे हुए होने चाहिए, जो पूरे राष्ट्र का 6% से अधिक है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा पारिस्थितिकी असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना। थर्ड क्या कहता है, देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवंशिक कुल का संरक्षण करना। मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण जो है वह रोकना। बाढ़ व सूखे पर नियंत्रण करना। फिफ्थ इसमें क्या है, निम्नलिखित भूमि पर सामाजिक वानिकी व वन रोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार। सिक्स्थ क्या है, वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन जो है वह उपलब्ध कराना। लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना। पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलनों का चलाना, जिसमें महिलाएं भी शामिल हों ताकि वनों पर जो दबाव हो वह कम हो। इस वन संरक्षण नीति के अंतर्गत निम्न कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर सामाजिक वानिकी की। सामाजिक वानिकी का क्या अर्थ है, यहाँ पर पर्यावरणीय, सामाजिक वे ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध तथा सुरक्षा तथा अवसर भूमि का वनारोपण करना। देखिए यहाँ पर फर्स्ट उद्देश्य क्या था, पर्यावरण, सामाजिक व ग्रामीण विकास में, ठीक है, मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध करना, सुरक्षा करना और जो ऊसर भूमि है, ठीक है, जिसका कोई यूज़ नहीं किया जा रहा है उस पर वनारोपण करना। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 to 79 ने सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट यहाँ पर है शहरी वानिकी जो शहरों से संबंधित है, ग्रामीण वानिकी जो गांव से संबंधित है, फार्म वानिकी, ठीक है, 3 यहाँ पर दी गई हैं। तो देखिए शहरों और इनके इर्द गिर्द निजी तथा सार्वजनिक भूमि जैसे हरित पट्टी, पार्क, सड़कों के साथ जगह, औद्योगिक व व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंध शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया आपको। ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी और समुदाय कृषि वानिकी को बढ़ावा देना। कृषि वानिकी का अर्थ है यहाँ पर कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर पेड़ तथा फसलें जो हैं वह एक साथ लगाना। देखिए कृषि वानिकी का क्या अर्थ है, यहाँ पर जो कृषि योग्य भूमि है या जो बंजर भूमि पर पेड़ तथा फसलें जो हैं वह एक साथ लगाना। इसका अभिप्राय है वानिकी और खेती एक साथ करना चाहिए, जिससे खाद्यान्न, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी और फलों का उत्पादन एक साथ किया जाए। समुदाय वानिकी में सार्वजनिक भूमि जैसे कि गांव, चरागाह, मंदिर भूमि, सड़कों के दोनों ओर नहर किनारे, रेल पट्टी के साथ पटरी और विद्यालयों में पेड़ लगाना शामिल है। इसका उद्देश्य जो है वह पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाना है। इस योजना का एक उद्देश्य जो है वह भूमि विहीन लोगों को वानिकीकरण से जोड़ना है तथा इससे उन्हें लाभ पहुंचाना है जो केवल भूस्वामियों को ही प्राप्त होता है। देखिए कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनके पास भूमि नहीं है, जो भूमिहीन किसान है, ठीक है, तो उनको लाभ पहुंचाना है जो केवल भूस्वामियों को ही प्राप्त है। फार्म वानिकी देख लेते हैं। फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले दूसरे पेड़ लगाते हैं। वन विभाग इसके लिए छोटे और माध्यम किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराते हैं। देखिए फार्म वानिकी का संबंध क्या दिखाता है, यहाँ पर जो व्यापारिक महत्व के लिए जो पेड़ लगाए जाते हैं उसे फार्म वानिकी कहा जाता है और इसमें जो वन विभाग होता है वह छोटे तथा मध्यम किसानों को निःशुल्क जो पेड़ उपलब्ध कराता है। इस योजना के तहत कई तरह की भूमि होती है जैसे खेतों की मेड़े, चरागाह, घास स्थल, घर के पास खाली पड़ी जमीन, पशुओं के बाड़ों में भी पेड़ लगाए जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, तीनों टाइप हम यहाँ पर कर चुके हैं। अब देखिए वन संरक्षण के लिए तीसरी नीति क्या है। वन्य प्राणी की बात करते हैं। आपने चिड़ियाघर में पिंजरों में जंतु और पक्षी दोनों देखे होंगे।
आपने चिड़ियाघर में पिंजरों में जंतु और पक्षी जो हैं वह दोनों ही देखे होंगे। भारत में वन्य प्राणी एक महान प्राकृतिक धरोहर है। वन्य प्राणी की बात करें तो वह हमारे लिए एक धरोहर है। यह अनुमान लगाया गया है कि विश्व के ज्ञात पौधों और प्राणियों की किस्मों में से 4 से 5% जो किस्में हैं वह भारत में पाई जाती हैं। देखिए पूरे विश्व में जितने फ्लोरा और फोना, ठीक है, जो पौधे और पशु हैं उनकी प्रजातियों की यदि बात करें तो 4 से 5% तक की प्रजातियां जो हैं वह कहाँ पाई जाती हैं? भारत में ही पाई जाती हैं। हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर जैव विविधता पाए जाने का कारण यहाँ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिन्हें हमने युगों से संरक्षित रखा है। समय के साथ पारिस्थितिक तंत्रों के आवास मानव क्रियाओं द्वारा प्रभावित हुए हैं। परिणाम स्वरूप जैव प्रजातियों की संख्या जो है वह काफ़ी कम हो गई है। कुछ जैव प्रजातियां तो लुप्त होने के कगार पर हैं। वन्य प्राणियों की संख्या कम होने के मुख्य कारण इस प्रकार है। वन्य प्राणियों की जो संख्या कम हुई है उसके मुख्य कारण देख लेते हैं। 6 कारण देख लेते हैं यहाँ पर। औद्योगिक और तकनीकी विकास, जो इंडस्ट्रियल और जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है उसके कारण वनों का जो दोहन है वह तेज गति से हुआ है। खेती, मानवीय बस्ती, सड़कों, खदानों, जलाशयों इत्यादि के लिए ज़मीन से वनों को सफाया किया गया है। देखिए जैसे जैसे पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पर वनों की सफाई की जाने लग रही है। इससे वनों का दोहन होने लग रहा है। स्थानीय लोगों ने चारे, ईंधन और इमारती लकड़ी के लिए वनों से पेड़ काटे और वनों पर दबाव बढ़ाया। पालतू पशुओं के लिए नए चरागाहों की खोज में मानव ने वन्य जीवों और इनके आवासों को नष्ट किया है। रजवाड़ों और संप्रभात वर्ग ने शिकार को क्रीड़ा बनाया है और एक ही बार में सैकड़ों अन्य जीवों का शिकार बनाया। व्यापारिक महत्व के लिए अभी भी पशुओं को मारा जा रहा है। 6 देख लेते हैं यहाँ पर। जंगलों में आग लगने से वन और वन्य प्राणियों की प्रजातियाँ जो हैं वह नष्ट हुई हैं। यह महसूस किया जा रहा है कि राष्ट्रीय व विश्व प्राकृतिक धरोहर को बचाने तथा पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन्य प्राणियों का जो संरक्षण है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना?